नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आज मैं आपको एक नए विषय भारतीय इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो या फिर यूपीएससी हो, सभी विषय के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए आज हम भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये सिर्फ 3 भागों में क्यों विभाजित किया गया है, तो हम अगर देखते हैं तो जो आधुनिक भारतीय इतिहासकार हैं, जब उन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़ना और इसके बारे में जब लिखना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी, अपन उस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो आधुनिक काल प्रारंभ होता है वो लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। मतलब जब यूरोपियों का भारत में आगमन होता है, उनके आगमन के बाद जब वे भारत में यूरोपीय कंपनी से शासक वर्ग की ओर परिवर्तित होते हैं, तो वहीं से अपना आधुनिक भारत प्रारंभ होता है। तो ये 3 भागों में विभाजित करने के पीछे जो इसका औचित्य था वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले जो कंपनी आई थी जिसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड जो कंपनी आई थी, इसके अलावा जो अन्य कंपनी आई थी पुर्तगाली कंपनियों के अलावा, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, देन आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और स्पेनिश। स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहने के पीछे जो रीज़न है, अगर हम देखें लगभग यूरोप और एशिया, इन दोनों कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आपकी एशिया है और एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट में आपका यूरोप है। ठीक है, इसलिए यूरोप को वेस्टर्न कंट्रीज भी कहा जाता है और एशिया को ईस्टर्न कंट्रीज। इसलिए वेस्ट से जो कंट्री इंडिया में व्यापार करने या फिर एशिया में व्यापार करने के लिए आई, वो ईस्ट में व्यापार करने के लिए आई, इसलिए इन्हें कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के लिए आई, तो ये सब कंपनी जब यहाँ पर व्यापार करना प्रारंभ की, तो इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। अब वो प्रतिस्पर्धा क्यों प्रारंभ हुई, क्या रीजन था, क्यों यहाँ पर ये व्यापार करने आए, क्यों यूरोप में मसालों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, ये सब अपन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब कवर करेंगे तो वहाँ पर हम इसको इसको हम डीप में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि क्यों भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया, अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जब इन कंपनियों का आपस में प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा जब प्रारंभ हुआ, तो इसमें जो विजेता बनकर आगे निकली वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर विजेता बनी और विजेता बनने के बाद इस कंपनी ने, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, अब व्यापारिक कंपनी से यह धीरे धीरे शासक वर्ग की ओर आगे बढ़ने लगी। और जब ये शासक वर्ग की ओर आगे बढ़ने लगी तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध भी हुए जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण हैं और इसके अलावा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो युद्ध था वो था प्लासी का युद्ध, और दूसरा जो युद्ध था वो था बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 में लड़ा गया और बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के जो नवाब थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला।
अब इस युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, कौन सी संधि हुई, ये सब अपन बाद में डीप में डिस्कस करेंगे। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस आपके 3 नवाब यहाँ पे लड़े थे। फर्स्ट थे बंगाल के नवाब, सेकंड अवध के नवाब और थर्ड थे आपके मुगल शासक। बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था मीर कासिम, अवध के जो नवाब थे उनका नाम था शुजाउद्दौला और जो आपके मुगल शासक थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लड़ा गया था, इससे पहले भी एक युद्ध हुआ था कर्नाटक वार, बट वो कर्नाटक वार आपके फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध जो 1757 और 1764 में लड़ा गया था, इन दोनों युद्ध में यहाँ पर आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और जीत होने के बाद वो यहाँ पर व्यापारिक कंपनी से अब एक शासक वर्ग की ओर परिवर्तित होते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, इस संधि के बाद बंगाल और बिहार इन दोनों रियासतों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। और अधिकार होने के बाद जब उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना प्रारंभ किया तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सामना करने के पीछे जो कारण था, तो कारण को अगर हम समझे तो अभी तक जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, अगर हम हिंदुओं में देखें तो ये स्मृतियों के आधार पर चल रहा था, और अगर हम मुस्लिमों में देखें तो वो शरीयत कानून के आधार पर, शरीयत कानून के आधार पर, ठीक है। और स्मृतियों में आप देखें तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध स्मृति है जिसका नाम है मनु स्मृति। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, जिसमें बहुत बार क्वेश्चन पीएससी या व्यापम में किया जा चुका है, ठीक है। तो इस स्मृतियों में हिंदू शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था या फिर उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया था। वहीं शरीयत कानून के आधार पर मुस्लिम शासक रूल करते थे। अगर हम इतिहास को और डीप में पढ़ेंगे तो भले स्मृतियों के आधार पर यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था ये कानून बने थे, लेकिन हर एक शासक इस लिखे हुए कानून के आधार पर रूल नहीं करता था, क्योंकि जो बातें लिखी हुई है उसी आधार पर अपने राज्य को चलाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसलिए राजा अपने सुविधा के अनुसार अपने राज्य में अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन कर लेते थे। वैसे ही अगर हम शरीयत कानून की बात करें तो शरीयत कानून में भी अगर हम देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत में जो बहुत सारे शासक आए हुए थे वो भी शरीयत कानून के हिसाब से शासन नहीं करते थे। जैसे अगर हम देखें तो शरीयत कानून के हिसाब से सिर्फ 4 प्रकार के टैक्स राज्य में लागू होने चाहिए, और इन 4 प्रकार के टैक्स को लागू किया था दिल्ली सल्तनत के एक शासक जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा इससे पहले फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तो शासक बनने के बाद उसने लगभग 20 से 25 प्रकार के टैक्सों को माफ कर दिया था। लगभग शायद 24 प्रकार के जो कर थे उसने उसे माफ कर दिया था। मतलब अगर फिरोज शाह तुगलक के पहले के जो शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी अगर बात करें उसने लगभग 28 से 30 प्रकार के टैक्स अपने राज्यों पर लागू किए थे। अब अगर हम देखें तो ये शरीयत कानून जो सऊदी अरब में बनाया गया है ये पूर्णतः आधारित है सऊदी अरब के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए। और अगर हम देखें भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन को तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु। और अगर हम यहाँ की मिट्टियों की बात करें तो पूर्णतः सऊदी अरब की तुलना में बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो एक अच्छे वे पे टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम शरीयत कानून के आधार पर 4 टैक्स की बात करें तो खम्स, जजिया, जकात और सिराज, ठीक है। ये 4 प्रकार के टैक्स हैं। इसके अलावा इसके बाद भी जो फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुस्लिम समर्थक था उसने भी इन 4 टैक्स के अलावा एक नया टैक्स था लागू किया जिसका नाम था खम्स। खम्स एक नया टैक्स लागू किया था। तो मतलब कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि भले यह कानून लिखे हुए थे लेकिन इनके हिसाब से पूरा शासन व्यवस्था
नहीं चलता था। तो अब स्मृतियों का अगर लैंग्वेज देखें तो ये संस्कृत लैंग्वेज में है, संस्कृत भाषा में है। शरीयत आपके उर्दू, फारसी, अरबी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके ब्रिटिशर्स जिनका लैंग्वेज था इंग्लिश, तो उनके लिए इसे समझ पाना पॉसिबल नहीं था। तब उन्होंने इसे ठीक तरह से समझने के लिए भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करना प्रारंभ किया गया, जहां पर स्मृतियों को अनुवाद करने का दायित्व पंडितों को दिया गया और शरीयत कानून को अनुवाद करने का दायित्व दिया गया मौलवियों को। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें पहली एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी आपकी बंगाल में। तो एशियाटिक सोसाइटी बनाने का जो उद्देश्य था वो आपको समझ आ गया होगा। पहली एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना की गई थी 1784 में। दूसरे अगर देखें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, जिसकी स्थापना की गई थी 1804 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, जिसकी स्थापना की गई थी 1823 में, ठीक है। तो इन तीनों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जहां पर शरीयत और स्मृतियों का अनुवाद करना प्रारंभ किया गया। और अनुवाद करने में एक जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक किताब को अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो गीता एक जो बुक, गीता जो हमारी धर्म ग्रंथ की बुक है, उसका भी अनुवाद किया गया। अनुवाद करने का श्रेय दिया गया विल्किंस को, ठीक है। तो विलियम जोन्स जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि जो भारत की संस्कृत भाषा है ये एक प्रकार से लैटिन भाषा से मिलती जुलती है, ठीक है। तो जब इन्होंने ये बात कही तो इनकी इस बात को सुनने के बाद जो आपके लैटिन भाषा के समर्थक थे, जिसमें आपके ब्रिटिश इतिहासकार, जर्मन के इतिहासकार, इसके अलावा स्पेन के इतिहासकार, इन सभी लोगों ने संस्कृत भाषा को समझने में अपनी भूमिका अदा की, ठीक है। और भूमिका अदा करने के बाद यहाँ पर जो इतिहास है इसका अनुवाद करना प्रारंभ किया गया। और इन सभी रचनाओं को पढ़कर उन्होंने भारतीय इतिहास का लेखा जोखा निकालना प्रारंभ किया। और लेखा जोखा निकालना जब प्रारंभ किया तो यहाँ पर भारतीय इतिहास को पहली बार 3 भागों में विभाजित किया गया था। और ये विभाजन का श्रेय जाता है जेम्स मिल को। जेम्स मिल ये एक स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे जो इस समय ब्रिटेन में रह रहे थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को पहली बार 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें थे आपका प्रथम भाग था हिंदू भारतीय इतिहास, दूसरा भाग था मुस्लिम भारतीय इतिहास, और तीसरा भाग था ब्रिटिश भारतीय इतिहास। इतिहास को यह 3 भागों में विभाजित किया गया। हिंदू भारतीय इतिहास, इसका जो कालक्रम रखा गया प्रारंभ से 12वीं शताब्दी। मुस्लिम भारतीय इतिहास 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। और आपका जो ब्रिटिश भारतीय इतिहास है काल रखा गया 18वीं शताब्दी से 1947, 18वीं शताब्दी से चलते तक।
अभी 3 भागों में भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया। अब यहाँ पे जब भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया तो विभाजन करने के बाद यहाँ पर जो मुख्य समस्या थी, भारत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश आधार पर विभाजित करना। अब इस विभाजन को देखा जाए तो ये पूर्ण एक प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर विभाजन था, जिसका यहाँ पर खंडन किया भारतीय इतिहासकारों ने। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर भारतीय इतिहास को नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि खंडन करने के पीछे उन्होंने यहाँ पे अपना उद्देश्य दिया। अगर हम हिंदू भारतीय इतिहास की बात करें तो हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग ही 8वीं शताब्दी में अरबों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें इस कालक्रम में जो महान शासक आए हुए थे, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे आते हैं आपके बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक ये तीनों मौर्य वंश के महानतम शासक थे। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश के एक शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर जिस धर्म का सपोर्ट किया था वो आपका जैन धर्म था। बिंबिसार ने जिस धर्म का सपोर्ट किया वो था आपका आजीवक संप्रदाय। और अशोक, सभी जानते हैं कि अशोक ने मौर्य धर्म का सपोर्ट किया। तो यहाँ पर कहीं भी हमको हिंदू धर्म ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इस कालक्रम को हिंदू भारतीय इतिहास कहना एक उचित नहीं होगा। दूसरा, अगर अपन देखें मुस्लिम भारतीय इतिहास, अगर हम देखें तो हिंदू भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कुछ प्रमुख शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, इन सब की अगर अपन बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को फॉलो किया, बिंबिसार ने आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया और आपके अशोक ने आपके बौद्ध धर्म को फॉलो किया। इसके अलावा हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, मतलब इसका प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें हिंदू धर्म का उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि अगर हम देखें तो प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक ये सब एक महान शासक थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम भारतीय इतिहास की बात करें तो हालांकि दिल्ली सल्तनत का काल और आपका मुगल काल ये पूर्णतः मुस्लिमों पर आधारित था, लेकिन उस समय भी एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ये पूर्णतः एक स्वतंत्र हिंदू शासक काल था। ठीक है। तो इस आधार पर भी मुस्लिम भारतीय इतिहास कहना इस काल को पूर्णतः उचित नहीं होगा। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय इतिहास को देखें तो ब्रिटिश भी क्या थे, इसमें भी यहाँ पर कुछ राज्य में आपके मुस्लिम और हिंदू इनका शासन चल रहा था, इसलिए इस टाइम पीरियड को भी पूर्णतः ब्रिटिश भारतीय इतिहास कहना उचित नहीं होगा। इस प्रकार भारतीय इतिहासकारों ने इस विभाजन का खंडन करना प्रारंभ किया। अब देखो, अगर हम बात करें ब्रिटिश इतिहासकारों की तो उन्होंने इस प्रकार से विभाजन करने के पीछे उद्देश्य ऐसा था ताकि भारतीयों को बांटा जा सके और एक और कारण था, उन्हें यह बताया जा सके कि जो भारतीय इतिहास है वो बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं है। इसके पीछे उन्होंने, अगर हम बात करें एक और इतिहासकार जिनका नाम था विंसेंट ए स्मिथ, V.A. स्मिथ, ये एक इतिहासकार थे जिन्होंने अपने किताब में या फिर अपनी रचना में अपनी किताब की 1/3 भाग में इन्होंने पूरा योगदान दे दिया था सिकंदर के आक्रमण को। और अगर हम सिकंदर के आक्रमण की बात करें तो सिकंदर के आक्रमण को अगर हम देखते हैं तो उसने आक्रमण सिर्फ किया था भारत के पंजाब क्षेत्र तक, उससे आगे वो नहीं आ पाया था। जबकि उस समय अगर हम देखें तो भारत का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो था आपका मगध राज्य, और उस समय मगध राज्य का जो शासक था वो था घनानंद। और जब
सिकंदर की सेनाओं ने घनानंद की सेना को देखा तो वो डरकर वापस जाने के लिए विवश हो गए। इसलिए सिकंदर के आक्रमण को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताना एक प्रकार से उचित नहीं साबित होता, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों का उद्देश्य था कि भारतीय शासकों को कम से कम आंका जाए। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर एक गुप्त काल में एक महानतम शासक आए थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और अगर इतिहास से ही मायने में लिखा जाता तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अगर दोनों के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो आपके समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो 4वीं शताब्दी का था, और आपके नेपोलियन का जो टाइम पीरियड था वो आपका 17वीं 18वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में वो यूरोप में शासन कर रहा था। ठीक है, यूरोप में फ्रांस का वो राजा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस प्रकार से भारतीय शासकों को थोड़ा कम आंका गया, ताकि इसके अलावा हम बात करें तो मैक्स मुलर, ये जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी जो आर्यंस थे उन्हें कहा कि ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं बल्कि किसी और क्षेत्र से भारत में आकर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो भारतीय इतिहास को एक अलग दिशा प्रदान की जा रही थी, ताकि ये बताया जा सके कि भारत के जो इतिहास है और भारत के जो शासक है उनमें ऐसी अभी तक प्रशासनिक व्यवस्था वाले गुण ज़्यादा विद्यमान नहीं थे। ठीक है, लेकिन जब भारतीय इतिहासकारों ने इस विभाजन का खंडन करना प्रारंभ किया तब यहाँ पे भारतीय इतिहास को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया, और इस विभाजन का जो मुख्य कारण था वो था सामंतवाद व्यवस्था। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सामंतवाद व्यवस्था के तहत भारतीय इतिहास को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया। और ये 3 भाग थे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड आपका रखा गया प्रारंभ से लेकर आपके 8वीं शताब्दी तक, प्रारंभ से लेकर आपके 8वीं शताब्दी। मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड रखा गया 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, और आधुनिक भारत का जो टाइम पीरियड रखा गया 18वीं शताब्दी, जो मुख्यतः आपके बैटल ऑफ प्लासी 1757 से प्रारंभ होता है, 18वीं शताब्दी से 1964 तक। ये इस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन किया गया। सामंतवादी व्यवस्था प्राचीन भारत, जहां पर सामंतवादी व्यवस्था विकसित नहीं हुई है। मध्यकालीन भारत, सामंतवादी व्यवस्था के तहत जो भारत है वो मध्यकालीन भारत कहलाया, और आधुनिक भारत सामंतवादी व्यवस्था के बाद का भारत। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया, और इस विभाजन को सभी, चाहे वो भारतीय इतिहासकार हो या ब्रिटिश इतिहासकार हो, इन सभी ने इसको एक्सेप्ट किया और एडॉप्ट किया। तो हम देखते हैं तो भारतीय इतिहास यहाँ पर हमारे 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। तो अपने चाहे वो पीएससी के सिलेबस हो, यूपीएससी के सिलेबस हो या व्यापम के सिलेबस हो, सभी सिलेबस में ये तीनों पार्ट कवर किया जाता है। बस क्वेश्चन के लेवल थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। जैसे व्यापम में ज़्यादातर फोकस किया जाता है एक फैक्ट और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के साथ, बट पीएससी जो आपके 3 पार्ट में एग्जाम होता है, पीएससी प्री, पीएससी मेंस एंड पीएससी इंटरव्यू। तो आपके जो प्री में क्वेश्चन है वो एक फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट मेंस में थोड़े कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन होते हैं, तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा उठाया जाता है। तो अगर हम देखें तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि प्राचीन भारत में हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे।
तो प्राचीन भारत के अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है पाषाण काल, देन सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, इसके अलावा मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य के उत्कर्ष में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 वंश इंपॉर्टेंट है। इन 3 वंश में अगर हम देखें तो हर्यका वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला टॉपिक है सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण के बाद मौर्य राज्य। मौर्य राज्य में मैंने आपको 3 शासकों का नाम बताया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक। इसके बाद और भी शासक आए बट उतने वो पॉपुलर शासक नहीं थे। मौर्य राज्य के बाद अगला आता है आपका मौर्योत्तर राज्य, मौर्योत्तर राज्य को आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, भारतीय शासक और विदेशी शासक। भारतीय शासक में जो आपके आते हैं शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश। इसके अलावा अगर विदेशी शासकों की बात करें तो यहाँ पर आते हैं आपके इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के अलावा शक, पहलव, कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, युची, पहलव और कुषाण, कुये, सौम। ठीक है, तो इस प्रकार से मौर्योत्तर काल को डिवाइड किया गया। मौर्योत्तर काल के बाद आपका अगला काल आता है गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, और फिर उसके बाद आता है आपका राजपूत काल। ठीक है, तो ये सभी पार्ट अपन प्राचीन भारत के इतिहास में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ दक्षिण भारत के राजवंश भी थे, जिसमें आपके चेर राज्यवंश, पांड्य राजवंश और चोल राजवंश, इनको भी हम अपन क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। तो ये सभी टॉपिक आपके प्राचीन भारत के इतिहास में कवर होते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन से टॉपिक आते हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत की अगर अपन बात करें तो यहां पर पहली बार अरबों का आक्रमण होता है, जिसमें प्रमुख होते हैं मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है, जिसमें प्रमुख होते हैं आपके 2 तुर्की आक्रमण हुए थे। एक थे एक तुर्की आक्रमण में आते हैं आपके महमूद गजनवी, जिन्होंने लगभग 17 बार भारत में आक्रमण किया, और माना जाता है कि एक भी आक्रमण में उसकी हार नहीं हुई थी। दूसरा अगर अपन बात करें तो मोहम्मद गौरी का नाम सुनते ही 2 इंपॉर्टेंट युद्ध हमको याद आते हैं।
फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो इस सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, जो इस समय अजमेर और दिल्ली का शासक था। और यह अजमेर और दिल्ली जो क्षेत्र है वो मोहम्मद गौरी के अधीन आ गया था। और मोहम्मद गौरी के अधीन होने के बाद यहाँ पर एक नया काल स्टार्ट होता है, जिसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। दिल्ली सल्तनत काल टाइम पीरियड था 1206 से 1526। इस दिल्ली सल्तनत काल में आपके 5 वंश आते हैं। सबसे पहला आता है आपका गुलाम वंश, या फिर इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290। दूसरा अगर अपन देखते हैं तो दूसरे आ जाता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश के नाम सुनते ही हमें अलाउद्दीन खिलजी की याद आती है। और अलाउद्दीन खिलजी जिसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई थी, जो आपको याद होगा, पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई थी। 1290 से लेकर 1320। खिलजी वंश के बाद अगला वंश आता है तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414। तुगलक वंश के बाद आता है अगला सैयद वंश, और लास्ट जो आपका होता है लोधी वंश। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है 1414 से 1451 एंड 1451 से 1526। 1526 में एक तुर्की आक्रमणकारी आता है जिसका नाम रहता है बाबर। बाबर भारत पर अटैक करता है और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भारत में लड़ा जाता है। और इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद दिल्ली सल्तनत काल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत कार्यकाल समाप्त होने के बाद यहाँ पर एक नया काल प्रारंभ होता है, जिसे कहा जाता है मुगल काल। मुगल काल में अगर हम फोकस करें तो मुगल काल में कुछ मुगल शासक आए हुए थे, जिनके बारे में जानना आवश्यक है। मुगल काल को आपको 2 भाग में बांटा गया है, एक मुगल काल और दूसरा है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल मतलब औरंगजेब के बाद का जो कार्यकाल है उसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है। मुगल काल में जब कुछ प्रसिद्ध शासक आए हुए थे, उनमें थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये कुछ महत्वपूर्ण मुगल काल के शासक थे जिन्होंने आकर भारत में रूल किया। हुमायूं के टाइम पीरियड में एक और डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है, सूरी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर शेरशाह सूरी होते हैं। ये पूरा इतिहास अपन कवर करते हुए चलेंगे। हर एक टॉपिक को आपको पूर्णतः डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे किसका आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के पीछे उसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य के बाद उन्होंने भारत में कौन सी पॉलिसी अपनाई और कैसे भारत पे अपना शासन स्थापित किया, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो तुर्की हो, या फिर इसके बाद आपके ब्रिटिश को भी भारत में आगमन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक अपन भारतीय इतिहास में कवर करते हुए चलेंगे।